गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मानव में वहन के बारे में डिस्कशन करने आई हूँ। और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे शरीर में, मानव शरीर में वहन की क्रिया कैसे होती है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वहन मतलब ट्रांसपोर्टिंग। इसके पहले के क्लासेस में हम लोगों ने जाना है कि हमारे शरीर का एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है जो कि पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। इसके पहले के पार्ट्स में मैंने आपको बताया जैसे कि डाइजेशन में भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। भोजन के एब्जॉर्प्शन के उपरांत उसको सभी समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाना जरूरी होता है ताकि उनसे जो ऊर्जा का लिबरेशन हो सके। उसके अलावा श्वसन में ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये जो ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब होता है इसको भी समस्त कोशिकाओं तक अवेलेबल कराना जरूरी होता है ताकि उनसे ऊर्जा का उत्पादन हो सके। तो अभी इन सब बातों से ये तो समझ में आ रहा है कि भोजन का अवशोषण हो रहा है, ऑक्सीजन अवशोषित किया जा रहा है, फिर CO2 भी बाहर निकालना है। तो भाई कोई तो एक ऐसा ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल चाहिए बॉडी के अंदर जो कि सारी कोशिकाओं को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा हो, सारे बॉडी पार्ट्स के ऊतकों को एक दूसरे टिश्यूज को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा हो। तो हमारे बॉडी में जो रक्त, जो ब्लड प्रेजेंट होता है, ये हमारा ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल होता है। ये हमारे सारे बॉडी के ऊतकों को और कोशिकाओं को ये सारा मटेरियल अवेलेबल कराता है। क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रक्त होता है ये बहुत सारी चीजों का वहन करता है। कहने का मतलब भोजन का ट्रांसपोर्टिंग करता है, O2 का ट्रांसपोर्टिंग करता है, CO2 का ट्रांसपोर्टिंग करता है। उसके अलावा जो उत्सर्जी मटेरियल, नाइट्रोजन युक्त जो उत्सर्जी मटेरियल्स हमारे बॉडी में बनते हैं उसका भी वहन करता है और उसको भी अपने पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचा के उनको भी उत्सर्जन के लिए आगे बढ़ाता है। कहने का मतलब कि ये ब्लड, रक्त शरीर में एक ट्रांसपोर्टिंग माध्यम यानी वहन का माध्यम है, मीडियम है, जो कि पूरे शरीर में निरंतर दौड़ता रहता है। रक्त में प्लाज्मा होता है, रक्त का 2 पार्ट होता है। प्लाज्मा होता है रक्त में, और ये जो प्लाज्मा होता है ये पानी जैसा मटेरियल होता है और इसमें रक्त की कोशिकाएं सस्पेंडेड होती हैं, निलंबित होती हैं। जैसा कि सस्पेंशन हम लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में हम लोगों ने सस्पेंशन पढ़ा है। तो रक्त में ये जो प्लाज्मा होता है, तो इसी रक्त के प्लाज्मा में जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं वो निलंबित होती हैं यानी कि सस्पेंडेड होती हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन फिलहाल थोड़ी सी जानकारी के लिए रक्त कोशिकाएं में लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, उसके अलावा प्लेटलेट्स। अब ये जो इसमें से लाल रक्त कोशिका है, लाल रक्त कोशिका का मुख्य कार्य क्या है कि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को कैच करने वाला मटेरियल है। यानी कि श्वसन के उपरांत जो ऑक्सीजन आता है लंग्स में वो ब्लड के हीमोग्लोबिन के द्वारा कैरी करके शरीर के संपूर्ण कोशिकाओं को अवेलेबल कराया जाता है। कहने का मतलब ब्लड में जो लाल रक्त कणिका यानी रेड ब्लड कैप्सूल्स है, रेड ब्लड कैप्सूल्स के हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन कैच करके फिर पूरे बॉडी के सेल्स को अवेलेबल कराया जाता है। उसके अलावा जो हम भोजन अवशोषित कर रहे हैं और उसके अलावा जो CO2 ऊर्जा उत्पादन के उपरांत जो CO2 बन रहा है वो, उसके अलावा नाइट्रोजिनस मटेरियल जो कि उत्सर्जी पदार्थ हमारे बॉडी में बन रहा है, उसका निष्कासन ये सभी प्लाज्मा में विलय के रूप में, मतलब ये घुलनशील अवस्था में कैरी किए जाते हैं। और हमारा जो ब्लड का RBC जैसा मैंने बताया, लाल रक्त कणिका, वो तो ऑक्सीजन को कैरी कर ही रहा है। तो इस तरह से ये जो ब्लड है हमारे शरीर में संवहन तंत्र का निर्माण करता है। और ये जो रक्त है ये तरल संयोजी उत्तक होता है, मतलब ये जो फ्लूइड, ये जो रक्त का जो संरचना होता है तरल होता है। इसके अलावा एक बात है कि अब जब ये समूचे बॉडी में रन कर रहा है तो नेचुरल सी बात है कि इसको रेगुलर निर्बाध गति से दौड़ाने के लिए कोई तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि इसको रेगुलर मतलब पंप करता रहे। अगर आप मशीन का उदाहरण लें तो किसी भी चीज को रेगुलर रन कराने के लिए उसकी पंपिंग की आवश्यकता होती है, यानी कि रेगुलर उसके प्रेशर को कंट्रोल करना होता है जिसके चलते कि वो रन करता रहे और निर्बाध रूप से। अब तो चूंकि ये लाइफ प्रोसेस है,
लाइट प्रोसेस का मतलब कि इसमें रुकावट भी नहीं आना चाहिए, इसमें टूट फूट भी नहीं होनी चाहिए। तो इन सारे प्रोसेसेस को देखने के लिए, इन सारे कनेक्टिविटी को रेगुलराइज करने के लिए हमारी बॉडी में एक पंप सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारा शरीर होता है उसमें एक संयंत्र, पंप यंत्र होता है, जो कि मतलब इन सारे कामों को करता है और ये सुनिश्चित करता है कि इस परिपथ में यदि कोई टूट फूट होती है तो उसका मरम्मत हो सके और निर्बाध रूप से इसका संवहन हो सके। ये जो पंप यंत्र है हमारे शरीर में, उसको हृदय बोला जाता है। यानी हमारे बॉडी का जो हार्ट है वो एक पंप संयंत्र के जैसा कार्य करता है। या ये हमारा जो हार्ट होता है शरीर का, मानव शरीर का जो हार्ट होता है वो एक पंपिंग ऑर्गन है। वो रेगुलर पंप करता है ब्लड को शरीर में और इसको निर्बाध रूप से संवहन में सहायता करता है। अब हम इसकी कार्यविधि के बारे में जाने कि जो हम लोग मानव शरीर के हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में बोल रहे हैं, तो ये होता क्या है, इसकी संरचना क्या होती है। जैसे कि मैंने थोड़ा सा समय के बचत के लिए इसका फिगर पहले ही ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो मानव शरीर का जो हृदय होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है। कि मानव शरीर का जो हृदय होता है ये शरीर से आने वाला, संपूर्ण शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है। क्योंकि अब ब्लड के बारे में तो हम लोग जान गए कि ये संवहन का कार्य करता है। संवहन के कार्य के अंतर्गत ये ऑक्सीजन लंग्स से ले भी जा रहा है और संपूर्ण शरीर से CO2 ला भी रहा है। तो अब ये जो CO2 युक्त ब्लड होता है वो हृदय में आता है, हृदय में आके वो लंग्स में जाता है, लंग्स में जाके वहां पे फिर वो अपना CO2 छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन लेके पुनः वह जो रक्त होता है फिर आता है जाकर लंग्स, ये हार्ट में, और हार्ट से फिर पूरे शरीर में, यानी हृदय से पूरे शरीर में वितरित कर दिया जाता है। तो एक पूरा सिस्टम है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आएगा, कैसे वो ऑक्सीजनित होगा, फिर ऑक्सीजनित युक्त ब्लड जो कैसे हमारे शरीर में जाएगा। उसके लिए हमारे हृदय के संरचना को जानना बहुत जरूरी है कि इसकी क्या संरचना होती है और किस तरह से ये कार्य करता है। तो सबसे पहले तो जो हमारा हार्ट यानी कि मानव हृदय जो होता है वो 4 चैम्बर्स का बना होता है, यानी 2 पार्ट ऊपर 2 पार्ट नीचे। अगर दाएं और बाएं पार्ट में हम इसको डिवाइड करें तो दाएं तरफ 2 प्रकोष्ठ होते हैं और बाएं तरफ 2 प्रकोष्ठ होता है। दायां तरफ का जो प्रकोष्ठ होता है तो दाएं तरफ सबसे ऊपर के प्रकोष्ठ को दायां आलिंद करते हैं और नीचे के प्रकोष्ठ को दायां निलय करते हैं, यानी कि ऊपर ऑरिकल नीचे वेंट्रिकल। आलिंद यानी ऑरिकल, निलय यानी वेंट्रिकल। तो ये 2 प्रकोष्ठ होते हैं और ये 2 प्रकोष्ठ, फिर इसके बाद जो बायां साइड होता है, बायां साइड में 2 प्रकोष्ठ होते हैं और उन दोनों पार्ट्स को भी एक को बायां आलिंद करते हैं, एक को बायां निलय करते हैं, यानी कि लेफ्ट, यानी कि ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। तो इस तरह से ये जो पार्ट होता है, हमारा जो हृदय होता है वो 4 पार्ट में बटा होता है। अब बात ये है कि ये कार्य किस तरह से करता है। तो ये जो 4 पार्ट होता है, तो जब ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स यानी कि आलिंद और निलय, वो भी जो ऊपर हार्ट के दाहिने और बाएं तरफ जो दोनों पार्ट हैं उन दोनों के बीच भी डिवीजन होता है, यानी वो दोनों भी पार्ट में बटे होते हैं, बीच से डिवाइडेड होते हैं। और ये जो हमारा ऑरिकल है और हमारा वेंट्रिकल है इसके बीच भी गार्ड होता है, यानी कि इसके बीच भी डोर होता है एंट्रेंस के लिए, ताकि जो हमारा ऑरिकल में यानी कि आलिंद में जो रखता है उसका निलय में जाना सुनिश्चित हो कि उसको कब जाना है, कैसे जाना है। उसी प्रकार से हमारे बाएं आलिंद और निलय के बीच भी एक डोर होता है। अब इसको, ये तो हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। उसके अलावा बीच में जो मानव हृदय होता है उसके बीच में एक सेप्टम होता है। ये जो सेप्टम होता है दोनों दाएं पार्ट को और बाएं पार्ट को आपस में डिवाइड करता है। और इस तरह से अगर हम सही से इसका अध्ययन करें तो पाएंगे कि मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ यानी
4 पार्ट्स होते हैं। अब बात है दाएं आलिंद और दायां निलय की बात करें तो आलिंद और दायां निलय की जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा दायां आलिंद होता है उसमें 2 महाशिरा जुड़ा होता है। दाएं आलिंद में 2 महाशिरा होता है। एक शरीर के ऊपरी भाग से ब्लड लाता है, शरीर के ऊपरी भाग से ब्लड लाता है, और एक शरीर के निचले भाग से ब्लड लाता है जिसको कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा भी कहते हैं। तो ये जो हमारा शरीर का ऊपरी भाग का महाशिरा है और शरीर के निचले भाग में जो महाशिरा है वो पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड यानी रक्त लेकर आता है कहाँ? दायां आलिंद में। दायां आलिंद में जब आता है तो उस कंडीशन में होता है जब ब्लड जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त दायां आलिंद में आना शुरू होता है तो उस वक्त जो हमारा आलिंद और निलय है दोनों रिलैक्स स्टेज में रहता है। कहने का मतलब दोनों आराम की अवस्था में होते हैं। लेकिन ब्लड का इसमें आते के साथ जब यह आलिंद में आता है ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जब भी आएगा महाशिरा से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड दाएं आलिंद में आएगा। दायां आलिंद में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड ही शरीर से आएगा। अब यहाँ पे ब्लड भर जाता है दाएं आलिंद में। जैसे ही दायां आलिंद में ब्लड का प्रेशर यानी वो भरता है उसमें उसका प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर बढ़ने के साथ जो इन दोनों दायां आलिंद और दायां निलय के बीच का जो गेट है, जो द्वार है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाल्व होता है। यानी कि दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में एक वाल्व होता है। वाल्व को हम ऐसे समझें कि वाल्व एक तरह का संरचना है जो कि वन वे ब्लड को यानी वन वे फ्लो को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब कि अगर दायां आलिंद से दायां निलय में ब्लड आ गया एक बार तो इस वाल्व को से होते हुए तो ये वाल्व दोबारा दायां निलय से दायां आलिंद में ब्लड को जाने नहीं देता है। कहने का मतलब ब्लड के वापसी का कोई रास्ता नहीं है। एक बार वो दाएं निलय में आ गया तो आ गया। तो यहाँ पे यही होना शुरू होता है। जब ब्लड इसमें भरता है तो ये जो वाल्व है वो गेट जो होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है, इस तरह का आलिंद और निलय के बीच इस तरह का गेट होता है। तो जब इसमें आलिंद में यानी कि ऑरिकल में ब्लड भर गया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड भर गया दायां ऑरिकल में, तो वो गेट प्रेशर के चलते टक खुल गया। अब ये खुलता है तो उसके बाद जो हमारा दायां ऑरिकल दायां आलिंद है उससे सारा ब्लड चला आता है दाएं निलय में, यानी कि यहाँ। अब दाएं निलय में आता है तो ऊपर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है और नीचे दायां निलय पूरी तरह से ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड से भर जाता है। तो फिर क्या होता है, ये वाल्व जो होता है, अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जब ब्लड नीचे आ रहा है तो हो सकता है कि ब्लड वापस भी जाए। नो, यहाँ पे ये वाल्व का मेन काम यही है कि ये ब्लड जो दाएं ऑरिकल से दाएं वेंट्रिकल में आ रहा है उसको रोक देता है। यानी कि नीचे आने के बाद ये रिलैक्स होने के साथ ये वाल्व फिर से बंद हो जाता है और बंद होने के बाद ये ब्लड के बैक फ्लो को रोक देता है। अब जब दाएं वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है तो यहाँ से दाएं वेंट्रिकल से ब्लड निकल के फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है फिर वहां से दाएं आलिंद से फिर ये धमनियों में यानी कि फिर ये लंग्स की ओर चला जाता है। अब चूंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना भी जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करने के बाद ही वो बाहर करेगा ब्लड को। तो इस तरह से दायां यानी कि राइट वेंट्रिकल में जब डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड भर जाता है तो फिर वहां से वो लंग्स की ओर यानी फुसफुस धमनियों से होते हुए लंग्स में चला जाता है। अब लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, फुसफुस धमनियां जो होती हैं ये दाएं निलय से यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स तक ले जाने में मदद करती है। जो हमारा ये जो पार्ट है फुसफुस धमनी जो है ये पार्ट। उसके बाद फिर क्या होता है कि वहां पे वो अल्वेलाई में जैसा कि मैंने बताया था श्वसन में कि लंग्स में अल्वेलाइज होते हैं यानी कुपिका जो होता है
कुपिका में जाकर फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और वहां पे श्वसन के द्वारा लिया जाने वाले ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, उसको लेके फिर पुनः वो वापस आता है। अब पुनः वापस आता है तो कैसे आता है, तो वहां से फिर वो फुसफुस शिराओं से होते हुए यानी लंग्स से फुसफुस शिराओं से वापस आता है बायां आलिंद में। अब हार्ट का फर्स्ट पार्ट का तो हम लोगों ने फंक्शन जाना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले गया, तो फुसफुस धमनियों तक ले गया, सॉरी लंग्स तक ले गया, फुसफुस धमनियों से होते हुए। अब जो हमारा दाहिना ये बायां हिस्सा है लेफ्ट साइड, वो कैसे फंक्शन करेगा कि अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसने कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा लंग्स में उनकी कुपिकाओं में और ऑक्सीजन को लिया, उसको लेते हुए वो फुसफुस शिराओं से होते हुए बाएं आलिंद में आ जाते हैं यानी कि लेफ्ट ऑर्किल में आ जाते हैं। फिर वही प्रक्रिया रिपीट होती है जो इस तरफ हुई थी। तो बायां आलिंद में आने के बाद क्या होता है कि बायां आलिंद जब ब्लड से भर जाता है तो इसमें भी वही बात है कि जो बायां आलिंद और बायां नीला है यानी कि लेफ्ट ऑर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बीच भी एक वाल्व होता है। वाल्व का फिर वही फंक्शन वन साइडेड फ्लो यानी कि एक बार ब्लड का फ्लो हो गया तो दोबारा उसके फ्लो को रोक देगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो फुसफुस शिराओं से ब्लड जो बाएं आलिंद में आया, जब वो बायां आलिंद भर जाता है तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ा, फिर से वाल्व खुल गया टक, यानी कि जो गेट ऐसे बंद था वो टक खुल गया। अब ये गेट खुलने के बाद यहाँ से सारा रक्त होते हुए चला आता है बाएं नीले में, बायां नीले में आ गया। बायां नीले में आने के बाद बायां नीला फिर ब्लड से भर जाता है और फिर वहां से फिर वो जाता है महाधमनी में। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जब दायां नीला और बायां नीला, दायां नीले से जब ब्लड जाता है फुसफुस धमनियों में तो यहाँ पे भी एक वाल्व होता है। दाएं नीला से फुसफुस धमनियों में जाने के मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी में जाने के पहले यहाँ पे भी एक वाल्व होता है जो कि ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है, वन साइडेड फ्लो को, यानी कि वही सिस्टम है। यहाँ पे भी दायां नीला जब इसमें ब्लड भरता है दायां नीले में तो इसका जो वाल्व होता है उस पर प्रेशर पड़ता है, वो खुलता है, ब्लड चला जाता है फुसफुस धमनी में। ठीक है, उसी तरह से जब हम बाएं आलिंद में यानी कि लेफ्ट साइड का बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में भी जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फुसफुस शिराओं से होता हुआ बाएं आलिंद में आता है और बायां आलिंद से फिर बायां नीला से होते हुए फिर पुनः वो महाधमनी में जाने लगता है। क्योंकि अब तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होना है, उसको शरीर के संपूर्ण कोशिकाओं को उपलब्ध कराया जाना है। तो उपलब्ध कौन कराएगा, यही रक्त कराएगा, यही लेके संपूर्ण कोशिकाओं तक जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि बायां नीले से फिर यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो महाधमनी की ओर फ्लो होता है। तो महाधमनी की ओर फ्लो होने के दौरान भी यहाँ पर एक वाल्व होता है। वाल्व का मतलब हमेशा डोर, दरवाजा, जो कि वन साइडेड ही खुलेगा। कि आप घर के दरवाजों को ध्यान दें तो आप देखेंगे कि हमारा जो गेट है अक्सर वो वन साइडेड खुलने वाला ही गेट होता है, वो एक साइड से ही खुलता है, एक साइड से ही बंद होता है। तो बस उसी तरह का गेट यहाँ पे दोनों दायां नीले और बायां नीले दोनों के पास होता है, वाल्व यहाँ पे भी होता है जिसको कि हम लोग सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। और फिर यहाँ से ब्लड फ्लो करता है महाधमनी में और महाधमनी से विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा फिर वो पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो कर दिया जाता है। इस तरह से हमारे शरीर का जो हृदय है वो हमारा ब्लड का पंपिंग करता है। चूंकि स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, इस चीज को मैं फिर से रफली एक फास्ट तरीके से आपको बताती हूँ, उसको समझने की कोशिश करें। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड हमारे शरीर से, शरीर के ऊपरी भाग से, शरीर के निचले भाग से आ गया कहाँ, हमारे राइट ऑर्किल में। राइट ऑर्किल में आने के बाद क्या हो गया, जब वो ब्लड से भर गया तो प्रेशर बढ़ा, राइट ऑर्किल पे जैसे ही प्रेशर बढ़ा वहां पर का वाल्व खुल गया, वाल्व खुल गया, ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में यानी कि दाएं नीले में। अब दाएं नीले में ब्लड भर गया, फिर जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ा तो फिर ये जो हमारा जो वाल्व था वो बंद हो गया, बंद हो गया, ब्लड का फ्लो ब्लॉक हो गया। अब दायां नीले में जैसे जैसे ब्लड भर गया, जिसका प्रेशर बढ़ा, ये वाल्व बंद हुआ और यहाँ वाल्व जो कि फुसफुस धमनी और दायां नीले के बीच जो वाल्व है वो खुल गया।
अब हमारा राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है हमारे पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुस धमनी की ओर चला गया, फ्लो हो गया। यानी कि फुफ्फुस धमनी का मतलब वो धमनी जो ब्लड को फुफ्फुस तक ले जा रहा है, यानी कि लंग्स तक ले जा रहा है। पल्मोनरी फुफ्फुस यानी कि लंग्स, जो लंग्स तक ले जा रहा है। अब यहाँ से ब्लड चला गया लंग्स में। लंग्स की कुपिकाओं में ये हमारा रक्त जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर फिर पुनः का ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है। अब ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करके फिर क्या होता है, वो फुफ्फुस सीरा फिर लंग्स से वापस फुफ्फुस सीरा से होते हुए यानी कि पल्मोनरी वेन से होते हुए वो चला आता है बायां आलिंद में, यानी लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद क्या होता है कि फिर वही सिस्टम रिपीट होता है जो हमारे दाएं साइड रिपीट हुआ था। लेफ्ट बायां आलिंद का जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो बायां नीले की ओर फ्लो करता है। और वो जब फ्लो करता है तो ये मतलब ये जब इसमें ब्लड से भरता है तो इसके बीच का जो वाल्व होता है वो गेट खुल जाता है, टक, दरवाजा खुल गया। अब सारा ब्लड बायां आलिंद से आ गया बाएं नीले में। बायां नीले में आने के बाद क्या होता है कि जब वो नीचे की ओर आता है और प्रेशर नीचे की ओर बढ़ता है तो फिर वाल्व जो होता है वो बंद हो जाता है, यानी वन साइडेड गेट, वाल्व वन साइडेड गेट वो बंद हो गया। अब बायां नीले का जो ब्लड रक्त है वो बायां नीला से फिर इस प्रेशर से एक वाल्व जो मौजूद होता है महाधमनी और बायां नीला के बीच, महाधमनी वो पार्ट जो कि ब्लड को बायां नीला से पूरे शरीर में ले जाएगा, पूरे शरीर तक पहुंचाएगा, वो पार्ट उसके बीच जो वाल्व होता है वो खुल जाता है और बायां नीले से शरीर, बायां नीले से जो हमारा रक्त होता है वो चला जाता है महाधमनी में और महाधमनी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे शरीर को उपलब्ध करा दिया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ही रक्त हमारे हृदय में एक बार में, एक चक्कर में 2 बार एंट्री मारता है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी हृदय पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी हृदय पंप करता है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो आलिंद होता है यानी कि ऑरिकल होता है उसका दीवार वेंट्रिकल के दीवार से पतला होता है, यानी वेंट्रिकल का दीवार ज्यादा मोटा होता है। उसका कारण क्या होता है कि जो ये वेंट्रिकल होते हैं, जो नीले होते हैं, ये ब्लड को पूरे शरीर को इनको उपलब्ध कराना होता है, इनको ज्यादा प्रेशर पैदा करना होता है। ये ज्यादा प्रेशर करने के लिए इनका जो दीवार होता है मोटा भी होता है, प्लस अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसका दीवार जो होता है रफ होता है, यानी कि उसमें बहुत कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यानी कि ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है दीवार के अंदर का वो रफ होता है, खुरदरा होता है और मोटा होता है। वो 3 लेयर का यानी 3 परतों का, या ये जो वेंट्रिकल होता है इसका जो दीवार है वो 3 परतों का बना होता है और मोटा होता है। उसका कारण तो मैंने बता दिया कि क्योंकि उसको जो रक्त को होता है नीले को संपूर्ण शरीर में पंप करना होता है। तो इस तरह से ये जो हमारा मानव हृदय है ये फंक्शन करता है, कार्य करता है। उसके अलावा अब थोड़ा सा हम विचार करें कि साइकिल को समझने के लिए, ये तो हम मानव हृदय के अंग के हिसाब से हम लोगों ने जाना कि किस तरह से रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन थोड़ा सा साइकिल को अगर समझें तो हमारा हृदय है, हृदय जुड़ा हुआ है लंग्स से यानी फुफ्फुस से और फिर जुड़ा हुआ है शरीर से। अब इसमें 2 चीज हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आ रहा है और ऑक्सीजन युक्त ब्लड जा रहा है। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है, जैसे देखिए ये हमारा शरीर का केशिकाएं है, शरीर की केशिकाएं हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो कि पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जमा करके जो रक्त लेके आ रहा है वो चलता है महाशिरा से होते हुए आता है हमारे हृदय में यानी कि हमारे दाएं आलिंद में। अब वहां पे रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त के शुद्धिकरण को मैंने बताया कि किस तरह से उसका साइकिल चलता है, दायां आलिंद से दायां नीला में, दायां नीला से फिर फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी से फिर वो ब्लड निकल के जाता है, फुफ्फुस धमनी से जाता है फुसफुस में यानी हमारे लंग्स में। अब लंग्स में जाता है, अब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। यहाँ पे ब्लड जो होता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करता है, ऑक्सीजन को लेता है। उस ऑक्सीजन को लेने के बाद फुफ्फुस शिरा होते हुए पुनः फिर वो लंग्स में आता है, उसके बाएं हिस्से में यानी बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में आने के बाद फिर बाएं नीला में और बाएं नीला से होते हुए फिर शरीर के महाधमनी से होते हुए
फिर पूरे शरीर को उपलब्ध करा दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में O2 एवं CO2 का परिवहन होता है और ये हमारा मानव हृदय इस तरह से कार्य करता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।